नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी जो हमारा चैप्टर और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। हम आपको आधा से अधिक परम के बारे में पढ़ चुके थे। अब आज हमारा अगला टॉपिक है रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। क्या किया? तेज गति से चल रहे जो अल्फा के कण थे उन्हें सोने की पन्नी से क्या टकराया। आपको बता दें कि उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे, क्योंकि सोने की पतली पन्नी बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती थी। सोने के पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती थी। आपको बता दें अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते थे। द्विआवेशित हीलियम कण होते थे। ये धनावेशित होते थे चूंकि इसका द्रव्यमान 4 यू यूनिफाइड होता था। इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती थी। इसलिए तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती थी। आपको बता दें कि यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया था कि अल्फा के कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे। अल्फा कण क्या थे? प्रोटॉन से भारी थे। उनका अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों को विक्षेपित कर देंगे। पर चूंकि अल्फा के कण प्रोटॉन था उससे भी बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। हमको बता दें, लेकिन अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा किया कि बिल्कुल विपरीत परिणाम मिला था। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले थे। आपको बता दें कि अल्फा के कण जब प्रकीर्णन में प्रयोग किए तो आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिला। इससे निम्नलिखित परिणाम, पहला हमारा जो निम्नलिखित परिणाम मिला उस परिणाम में से पहला क्या था? तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तेज गति से जो चल रहा था अल्फा कण सोने की पन्नी से क्या हुआ? सीधे निकल गया। और कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा छोटे कणों से विक्षेपित हो गए थे। कुछ अल्फा कण थे जो तेज गति से चल रहे तो क्या वो सीधे पन्नी से निकल गए, और कुछ अल्फा कण जो पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे। आपको बता दें आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। आपको बता दें आश्चर्यजनक रूप यह है कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण क्या वापस आ गया। आपको बता दें रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले में टिश्यू पेपर के एक टुकड़े मारते हैं और लौट कर वह आपको ही चोट पहुंचाता है, तो क्या था? उसी प्रकार था। रदरफोर्ड के बारे में पढ़े। रदरफोर्ड कौन थे? रदरफोर्ड 1871 से 1937 ईस्वी का जन्म इनका कहाँ हुआ था? 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनका जो नाभिकीय भौतिक जनक नाम माना जाता है। आपको बता दें कि उनको नाभिकीय भौतिक जनक माना जाता था। आपको बता दें कि रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणुओं के नाभिक की खोज के लिए हुए बहुत ही प्रसिद्ध हुए। आपको बता दें 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान ले कि बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा। उस दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहे, तो प्रत्येक पत्थर की दीवार से टकराने के साथ ही वो कागज
वो आवाज़ सुनेगा। प्रत्येक पत्थर को दीवार से टकराने पर क्या करेगा, वो एक आवाज़ सुनेगा। वो अगर वो इसे 10 बार दोहराएगा, 10 बार फेंकेगा तो 10 बार आवाज़ सुनाई देगा, 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आँख बंद किया हुआ हो बच्चा तार से घिरी हुई चारदीवारी में पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे से नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगा। आपको बता दें कि लेकिन घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस तरीके के अनुसार आपको बता इस तरह के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले थे। आपको बता दें अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया, निम्न परिणाम निकाले। उसमें से पहला परिणाम था, उसके बारे में देखते हैं। हमारा पहला परिणाम था कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। क्या हुआ, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने के पनी से क्या हुए, बाहर निकल जाते हैं। और पहला जो परिणाम निकला था वो परिणाम क्या था, परमाणु के भीतर के अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर भाग से अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने के पनी से क्या हुए, बाहर निकल गए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा परिणाम क्या था। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। क्या हुआ, जब ये विक्षेपित होता है कि जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित पॉजिटिव पार्ट क्या है, बहुत ही कम है। बहुत कम कण थे जो अपने मार्ग से विक्षेपित हुए थे, जिससे यह ज्ञात होता था कि परमाणु में धनावेशित भाग क्या है, बहुत कम है। और तीसरा परिणाम था कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान सोने का जो परमाणु का धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्हें यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। 10⁵ नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी है, 10⁵ गुना छोटी है। 10⁵ गुना छोटी है। बहुत कम अल्फा कण थे जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिला था कि सोने के परमाणु का जो पूर्ण धनावेशित भाग है, सोने का परमाणु का जो पूर्ण धनावेशित भाग है और द्रव्यमान है परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। जो परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान है परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में क्या सीमित है। आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से क्या है, 10⁵ गुना छोटी है। 10⁵ गुना छोटी। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का निम्नलिखित नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित लक्षण थे। जब परिणाम निकला तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित लक्षण थे। आपको बता दें पहला लक्षण क्या है। पहला लक्षण था कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। क्या होता है, परमाणु का केंद्र क्या है, धनावेशित होता है। जो उसका केंद्र तो वो धनावेशित होता है, जिससे नाभिक कहा जाता है। क्या कहता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है, नाभिक में होता है। दूसरा पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में क्या चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में क्या चक्कर लगाते हैं। आपको बता दें कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। आपको बता दें कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, काफी कम होता है। अब उन्होंने बताया था कि नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां, अब हमारा अगला टॉपिक है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। उन्हें इतने कुछ बताने के बाद जो कमी निकली उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें
वर्तुलाकार मार्ग में चक्र करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी होना संभावित नहीं है। आपको बता दें वर्तुलाकार मार्ग में चक्र करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। आपको बता दें कि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। आपको पता है त्वरण के दौरान आवेशित कणों में से ऊर्जा त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है। ऊर्जा का जब त्वरण होता है तो उसके समय ऊर्जा का विकिरण होता है। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा। इस प्रकार को बता दें कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा और नाभिक से क्या होगा टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। क्या होता है परमाणु अस्थायी होते हैं। उन्होंने बताया था रदरफोर्ड की जो कमियां थी वर्तुलाकार मार्ग में चक्र करते हैं इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण है गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा भी विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। अब हमारा टॉपिक है जो इनमें उन कमी को दूर करने के लिए एक दूसरे वैज्ञानिक है जिसे बोर का परमाणुिक मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड ने जो कमियां निकाली थी उनको दूर करने के आपको बता दें कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठाई आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन किया। आपको बताएं जो रदरफोर्ड में जो कमियां थी उन्होंने जो टॉपिक बताया तो उनके में जो कमी थी तो उसको दूर करने के लिए नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो उससे पहले कि नील्स बोर की जो अवधारणा था उसके थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तो नील्स बोर के बारे में पढ़ने के नील्स बोर थे कौन। आपको बता दें कि नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। किसका प्रोफेसर? भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के 1922 में परमाणु संरचना के योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर की विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 3 पुस्तक प्रकाशित हुई। जो पहला पुस्तक था द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा था एटॉमिक थ्योरी और ठीक है। तीसरा था द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। नील्स बोर का जन्म कहाँ हुआ था? 7 अक्टूबर 1850 में कोपेनहेगन में हुआ था। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान दिए कि उनके योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तक थे। वो पहला पुस्तक का नाम द थ्योरी ऑफ द स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे पुस्तक का नाम एटॉमिक थ्योरी एंड और था। और तीसरे पुस्तक द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर किसकी पुस्तक की नेम है? तो नील्स बोर ने लिखा था। चलिए जो नील्स बोर ने परमाणु मॉडल की संरचना पे जो अवधारणाएं देते उनके बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की तो बता दें इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहते हैं। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट था कि जब इलेक्ट्रॉन इस विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। आपको बता दें जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि निम्न कक्षाओं या कोषों को उच्च स्तर कहते हैं।
जैसे कि 4.3 में एक परमाणु ऊर्जा स्तर को दिखाए। जैसे ये नाभिक है, जो हमारे सेंटर में वो नाभिक है। नाभिक के जो ये किनारे है, ये पहले जो एक लाइन बनी है, उस लाइन को हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। दूसरे को हम एल से, और तीसरे को हम एम से, और कक्षा 4 को हम किसे इंडिकेट करते, एन से करते थे। ये कक्षाएं कोष KLMN या संख्याओं 1 2 3 4 द्वारा दिखाई जाती है। आपको बता दें, ये कक्षाएं चाहे कोष से क्या होती है, ये कक्षाएं चाहे कोष दिखा रहा है फिगर में, जैसे दिखाए हम आपको, वो कक्षाएं KLM द्वारा इंडिकेट करते हैं, या संख्याओं या 1 2 3 4 के द्वारा भी दिखाई जाती है। पहले कक्षा को नाभिक की पहली कक्षा को हम के से, नाभिक की दूसरी कक्षा को एल से, और नाभिक की तीसरी कक्षा को एम से, और नाभिक की चौथी कक्षा को एन से इंडिकेट करते हैं, चाहे आप 1 2 3 के द्वारा भी दिखाई जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है इसके बारे में पढ़ें। हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें 1932 में चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज परमाणु को खोज निकाला, जो अनावेशित और द्रव्यमान में परमाणु के प्रोटॉन के बराबर था। अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। आपको बता दें, अंततः इसका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन के सभी परमाणुओं के नाभिक होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। आपको बता दें कि सामान्यतः न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से इंडिकेट दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। आपको बता दें कि न्यूट्रॉन क्या है, तो आपको बता दें कि 1932 में एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जिसे जे चैडविक के नाम से जाने जाते एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला। बता दें कि अपरमाणु 3 होते हैं, कितना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक था कि न्यूट्रॉन के बारे में, जो अपरमाणु कण को खोज निकाला, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। कैसा था, अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। ये जो चैडविक ने, इनका नाम क्या, न्यूट्रॉन रखा। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु के नाभिक होते हैं, और सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन द्वारा दर्शाया जाता है। आपको बता दें, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित परमाणु का जो द्रव्यमान था, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता था। आपको बता दें, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमको बताएंगे कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोरबरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। जिससे हम बोरबरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, जैसे कैसे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होंगे, कैसे कक्षा में चक्कर लगाएंगे, इसके लिए एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बोरबरी के नाम से जाना। बोरबरी ने अपना एक अवधारणा प्रस्तुत किया, स्कीम दिए। चलिए उस स्कीम के बारे में जानते हैं। तो पहला नियम था कि इन नियमों के अनुसार किसी भी कक्ष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इस नियमों के अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी। 2n², जिससे इस 2n² से दर्शाया जाता है। 2n² से दर्शाया, आपको बताते हैं, जहाँ n क्या है, यहाँ पे जो n है 2n क्या है, n कक्षा की संख्या ऊर्जा स्तर होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सबसे पहले कक्षा के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में कितनी होगी, 2 मतलब 2
टू इजकल टू एन। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऊर्जा का वास्ते कितने पहला ऑर्बिट में कितना, 2 का स्क्वायर कितना 2 होगा। अब दूसरे कक्ष एल कोश में कितने होंगे, 2, पहले से 2 दिया है, फार्मूला कहता है, फिर 2 कितने होंगे, 8 होंगे। तीसरे कक्ष में एम कोश में, तीसरे कक्ष एम कोश में कितना होगा, 2 का, फिर तीसरा का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बटा 18 कितना होगा 18। और चौथे कोश में हम, चौथे कोश या एन कोश में हम, चौथे कोश में एन, और कक्षा संख्या कितनी है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 हमारा फार्मूला में है तो कितना लिखेंगे, 32। आपको बता दें के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, एल कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, और तीसरे का एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 18, और चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 32।